बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकतर जनता कृषि पर ही निर्भर है। इसीलिए हम अपने कार्यक्रम के जरिए किसान भाई बहनों की हर वो मदद करते हैं जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर हो सके और आसान हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। झारखंड बिरसा हरित ग्राम योजना है लाभकारी। जल संकट से निपटने के लिए बनाया गया है जल शक्ति मंत्रालय। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर वीडर। राज्य में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए झारखंड बिरसा हरित ग्राम योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 2 लाख एकड़ भूमि पर फलदार वृक्ष लगाने के लक्ष्य रखा गया है। यानी प्रत्येक जिले में लगभग 1400 एकड़ भूमि पर झारखंड बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम, अमरूद, नींबू सहित अन्य फलदार पौधे लगाकर बागवानी किया जाएगा। इस योजना के लाभों किसान परिवारों को 3 वर्ष बाद 50,000 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त होगी। आज देश के लगभग 255 जिले पानी की कमी का दंश झेल रहे हैं। इस जल संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने जल संसाधन नदी विकास मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को विलय कर जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण किया है। जल शक्ति मंत्रालय वर्षा जल संचयन, भूगर्भ जल स्तर को सुधार, नदियों के संरक्षण, पेयजल संकट से निपटने, कृषि सिंचाई के लिए अधिक बेहतर उपयोग इत्यादि के लिए कार्य कर रही है, ताकि आने वाले समय में देश को पानी का संकट न झेलना पड़े। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक ये टमाटर के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। टमाटर की फसल लगाने के इच्छुक किसान इस किस्मों को लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। किस्में गुणवत्ता युक्त और बेहतर उपज देने में सक्षम है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक ये सभी टमाटर के प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। ये प्रभेद मुख्य रूप से खरीफ में लगाने योग्य होते हैं। इनके बुआई के लिए 500 से 600 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर भूमि में प्राप्त होता है। सिंचाई निकाय और आवश्यक उर्वरकों के प्रयोग कर इन प्रभेदों द्वारा प्रति हेक्टेयर टमाटर की 200 से 250 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन की फसल लगा रखी है, उसमें वर्तमान अवस्था में रस चूसने वाली सफ़ेद मक्खी लगने की संभावना रहती है, जो कि पत्तियों का रस चूसकर फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए फसल पर इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के मिलाकर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर फसल पर छिड़काव करना लाभदायक होता है। छोटे खेत बगीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर वीडर। मोटर चालित यह मिनी पावर वीडर बहुत ही कम समय में खेत को बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर वीडर कहते हैं। ट्राली नुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बगीचों में जुताई करने के काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत के जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। पूरे देश के साथ हमारे राज्य में भी कोरोना संक्रमण लगभग समाप्ति पर है, परंतु हम सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। जैसे मास्क जरूर लगाएं, उचित दूरी का पालन करें, भीड़ भाड़ से बचते हुए कृषि कार्य करें। आपसे एक आग्रह है कि जो किसान भाई अभी तक टीका नहीं लिए हैं वे टीका जल्द लगवा लें, और जिन्होंने टीके ले लिए हैं वे टीके का बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।
तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा कृषि समाचार में तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला है छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो खेती किसानी तो करते हैं, साथ ही पशुपालन भी करते हैं, और बहुत ऐसे किसान हैं जो डेयरी व्यवसाय करते हैं पशुओं को पाल करके। तो ऐसे में पशुओं को बहुत ऐसी जानलेवा बीमारी हो जाती है जो मौसम के बदलने से भी हो जाती है और कुछ खाने से भी हो जाती है। इसीलिए पशुओं का समय समय पर टीकाकरण कराना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आज हम आपको फीचर के द्वारा ये जानकारी देंगे कि पशुओं में टीकाकरण की क्या आवश्यकता है और उसके महत्व के बारे में। पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशुओं में टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। अगर पशुपालक सही समय पर टीकाकरण कराएं तो पशुओं को बीमारियों से बचाया भी जा सकता है। साथ ही उनके दूध उत्पादन में भी वृद्धि होती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि टीकाकरण संक्रामक रोगों से जुड़े उपचार की लागत को कम करके किसानों के आर्थिक बोझ को कम करने में मदद करता है। आज हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि पशुपालन के बिना अधूरा है। अभी भी यहाँ के लोग जो है अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए पशुपालन का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में वहाँ पहुँचे हैं रांची स्थित रांची पशु चिकित्सा एवं महाविद्यालय में, और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर रविंदर कुमार जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि पशुओं में टीकाकरण की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अगर हम पशुपालन की बात करते हैं
तो पशुओं में काफ़ी सारी बीमारी होती है, संक्रमण का भी खतरा रहता है। इन संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आवश्यकता, सबसे पहले आवश्यकता की बात करते हैं, टीकाकरण की क्या आवश्यकता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड में ज़्यादातर किसान पशुपालन, चाहे वो बकरी हो या फिर गाय हो या फिर सूकर हो या मुर्गी हो, वो रखते ही हैं और खेती के साथ साथ वो पशुपालन करते हैं जिससे उनकी आमदनी बढ़ती है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे झारखंड के पशुपालन के बारे में अगर बात कर सकते हैं, किसानों के बीच पशुपालन जो करते हैं उनके बीच सबसे बड़ी जो समस्या है कि बीमारी। पशुओं में जब बीमारी आती है तो हज़ारों हजार लाखों की संख्या में पशुओं की मृत्यु हो जाती है। तो एक कहावत जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीमारी से बचाव ज़्यादा अच्छा है इलाज से, क्योंकि जब हम उसका बचाव करते हैं टीकाकरण के द्वारा तो उससे हमारे किसानों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि एक बार जब पशु में बीमारी हो जाती है तो किसानों को काफ़ी आर्थिक नुकसान होता है। उसका इलाज कराने के लिए डॉक्टर का खर्च, दवा का खर्च, इसके साथ ही साथ जो किसान जो इलाज कराते हैं उसके बाद पशु का उस समय जो स्थिति होती है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। चाहे दूध देने वाली पशु हो या बढ़ने वाला मांस वाला जो पशु है उसकी स्थिति ख़राब हो जाती है और उनका बचना भी 100% गारंटी नहीं होता है कि वो बचे। बहुत सारे जैसे विषाणु जनित बीमारी है, उसका इलाज भी संभव नहीं है। आप सिर्फ उसका बचाव ही कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट से इलाज करना संभव नहीं है। पशुओं में कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका संक्रमण इंसानों में भी फैल जाता है। ऐसे में सही समय पर पशुओं के टीकाकरण बहुत ही आवश्यक होता है। पशु विशेषज्ञ बताते हैं कि पशुओं में जीवाणु जनित और विषाणु जनित बीमारियां होती हैं। गाय, भैंस और बकरी समेत अन्य दुधारू पशुओं में अमूमन गलघोंटू, लंगड़ा बुखार, बाह्य अथवा अंतः परजीवी, मिल्क फीवर, थनैला, मुंहपका खुरपका बीमारियां होती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं झारखंड के लगभग सारे किसान बकरी पालन करते हैं और बकरियों में देखा जाता है कि जो बीमारियां हैं, क्योंकि बहुत सारी जो पशुओं में बीमारियां आता है पशु स्पेसिफिक होता है। जैसे बकरी में जो बीमारी है बकरी में ही होगी, सूकर का जो बीमारी है सूकर में ही होगा। कुछ बीमारियां ऐसे भी है जो दूसरे पशुओं में होती है। जैसे खुरहा की आपने बात की, खुरहा जो है बकरियों में भी होता है, सूकर में भी होता है, गाय गौवंशीय पशु में भी होता है। तो इस समय जो बकरियों में खास करके हम बीमारी की बात करते हैं तो बकरियों में एक सबसे खतरनाक बीमारी को जैसे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। दो तरह से बीमारियों को हम लोग बांट सकते हैं, एक है विषाणु जनित, एक जीवाणु जनित। विषाणु जनित बीमारी जो है ज़्यादा खतरनाक होता है कि उसके ऊपर जो है कोई दवा एंटीबायोटिक भी काम नहीं करता है। जीवाणु जनित बीमारी जो है अगर वो बीमारियां होती हैं तो उसका इलाज कर सकते हैं, जानवर का इलाज संभव है, सही समय पे इलाज किया जाए तो, लेकिन उसमें आर्थिक नुकसान काफ़ी होती है। तो बकरियों में खास करके देखा जाता है कि पीपीआर जो बीमारी है ये विषाणु जनित बीमारी है। इसको बकरियों का प्लेग भी कहते हैं और एक बार जब बीमारी होती है तो ये बहुत तेज़ी से फैलती है और जो बकरी पालक हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और जब ये बीमारी आती है तो हज़ारों हजार की संख्या में बकरियों की मृत्यु हो जाती है। तो ये पीपीआर जब बीमारी होती है इसके लक्षण हमारे किसान भाई जानते होंगे, नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, खाना पीना बंद कर देना, दस्त होना और तेज़ी से बीमारी एक बकरी से दूसरी बकरियों में फैलती है। तो ये जब बीमारी आ जाती है तो इसका इलाज संभव नहीं है, तो इसका टीकाकरण के द्वारा इसको बचाव कर सकते हैं। अगर हमारे किसान भाई अभी खास करके देखा जाता है कि बरसात गर्मी में पीपीआर बीमारियां बकरियों में होती है तो उसका टीकाकरण आप अभी भी कर दें, अभी भी नहीं किए हैं तो आपने अभी अगर टीकाकरण कर देते हैं तो इससे बचाव कर सकते हैं। इसमें टीका के लिए 1 ml मात्रा चमड़े में देना है, 1 साल तक बीमारी से बचाव हो सकती है। उचित समय पर पशुओं का टीकाकरण करा देने से रोगों से पशुओं को बचाया जा सकता है। जानकार कहते हैं कि टीकाकरण करते समय कई अहम बातों का ध्यान रखना चाहिए। मसलन केवल स्वस्थ पशुओं का टीकाकरण ही करें। जब खुरहा बीमारी होती है तो पशु उससे ज़्यादा मरते तो नहीं है, लेकिन आर्थिक नुकसान काफ़ी ज़्यादा होती है। दूध देने वाले पशु में दूध में काफ़ी गिरावट हो जाती है। जब 20 लीटर जब दूध दे रहा है तो आप देखेंगे कि जब खुरहा बीमारी हो गया तो 3 लीटर 4 लीटर पर दूध आ जाता है। इसके साथ ही साथ खुरहा बीमारी जो है गौवंशीय पशु में गाय, बैल, काड़ा सब में होता है, बकरियों में, भेड़ में भी होती है और सूकर में भी होती है। तो इससे बचाव के लिए ज़्यादातर बरसात के मौसम में, ये ठंड के मौसम में ज़्यादा बीमारी देखने को मिलती है। इससे बचाव के लिए FMD टीका जो बाज़ार में उपलब्ध है, FMD टीका आप अगर लगाते हैं और इसको लगा करके ये 6 महीने तक बीमारी से बचाती है। 6 महीने में इसका टीकाकरण अगर आप करते हैं
तो इस बीमारी से उसका बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे झारखंड में बहुत सारे किसान जो है सूकर पालन करते हैं। तो सूकर पालन में सबसे खतरनाक बीमारी है स्वाइन फीवर। ये भी विषाणुजनित रोग है। तो स्वाइन फीवर जो बीमारी है, इसमें देखा जाता है कि 90%, 95% तक सूकरों की मृत्यु हो जाती है। अगर कोई किसान 100 सूकर रखा है, तो अगर ये बीमारी आ गया, टीकाकरण आपने नहीं किया है, तो 90 से 95 जानवर की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो स्वाइन फीवर बीमारी है, जो बहुत ही खतरनाक सूकरों के लिए बीमारी है, तो इससे बचाव के लिए बहुत ही साधारण सा उपाय है। आप सूकर का 2 महीने की उम्र में एक टीका लगा दें, स्वाइन फीवर टीका 1 ml मात्रा चमड़े में, और उसके बाद साल में एक बार आप लगाते रहें, तो इस बीमारी से आप बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया टीकाकरण के बारे में कि कितने बार करना है, साल में बताया कि आपको 2 बार करना है। अगर हम समय की बात करते हैं, लोग टीकाकरण तो कर देते हैं लेकिन वो इफेक्टिव हो, हम टीकाकरण कर दिए, फिर कभी कभी होता है कि सही तरीके से नहीं होता, बीमारी फैलने का ज़्यादातर चांस रहती है। तो किस समय उपयुक्त, किस समय करना चाहिए? सुबह में करना चाहिए, दोपहर में करना चाहिए, या शाम में करना चाहिए? ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। बहुत सारे किसान ऐसा भी कंप्लेन करते हैं कि टीकाकरण मैंने किया लेकिन बीमारी से बचाव नहीं है। तो इसमें 2-3 बातें विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए हमारे किसानों को। पहला कि टीका खराब नहीं हो। टीका खराब नहीं हो मतलब टीका को जब हम रखते हैं तो कोल्ड चेन में मेंटेन रखते हैं। बिल्कुल जब तक रखते हैं ठंडे चेन में होना चाहिए, उसको कभी भी बाहर नहीं रखना है। अगर हमने कहीं से टीका खरीदा और ऐसे ही बाहर पॉकेट में रख कर ले आए तो टीका ख़राब हो जाएगी, इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो आप टीका जब भी खरीदते हैं तो वैसे दुकान से ख़रीदें जहाँ पे वो बर्फ़ में बिल्कुल रख रहा हो। उसके बाद जब वहाँ से आप ख़रीद करके लाते हैं तो आप थर्मस में टीका में बर्फ़ में डाल करके उसमें टीका डाल करके आप उसको ला सकते हैं, और लाने के बाद आप अपने पशु को देते हैं। तो पहला चीज़ है कि कोल्ड चेन में मेंटेन होना चाहिए टीका, कोल्ड चेन ब्रेक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि स्वस्थ पशु को टीका होना चाहिए। बहुत सारे किसान आप देखते हैं कि जब PPR या स्वाइन फीवर का आउटब्रेक हो गया, जानवर बीमार हो रहे हैं, तब वो टीका देने की बात करते हैं। नहीं, जब पशु में बीमारी आ गई तब टीका नहीं देना है। जब भी टीका देना है स्वस्थ पशु में देना है। इसके बाद जो है टीका जब हम देते हैं उस समय, जैसे गर्मी का दिन है अभी, तो गर्मी के मौसम में देखा जाता है कि वैसे समय टीका दें जब जानवर परेशान नहीं हो। तो उसमें सुबह में या शाम में टीका देना ज़्यादा उपयुक्त है। बहुत गर्मी है, दिन का मौसम है, आप अगर टीका देंगे तो पशु जो है स्ट्रेस, जो गर्मी से दबाव में जो होता है वो उसमें होता है, तो उस समय आप टीका देंगे तो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो टीका उसी को दें जब पशु स्वस्थ हो, कोई तरह की बीमारी नहीं हो, और वातावरण जब अच्छा हो, पशु उस समय अच्छा फील कर रहा हो, उस समय टीका करने से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और इसके साथ ही साथ जब टीकाकरण करते हैं तो टीकाकरण पशु को अच्छी तरह से करना चाहिए और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना चाहिए। पशु को बिल्कुल एक जगह कहीं पर रख करके शांति से उसका टीकाकरण करने से उससे बीमारी से बचाव होता है और टीका ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो किसान भाई बहन, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पशु में टीकाकरण की क्या आवश्यकता है और उसके महत्व के बारे में भी आप जान गए होंगे। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो खेती किसानी भी करते हैं और खेती किसानी के साथ साथ अलग से आमदनी अच्छी कमाने के लिए दूसरे व्यवसाय से भी जुड़ते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे लाह के बारे में। किसान भाई किस तरह लाह की खेती से जुड़ करके अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हैं। लाह का उपयोग बहुत चीज़ों में की जाती है, चूड़ी, गहने, और इसका गोंद में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसके व्यवसाय से जुड़ करके अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको जानकारी देंगे कि लाह बरसात के मौसम में लाह संचारण और उससे सावधानी कैसे बरतें। चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। दर्शकों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान के निदेशक डॉक्टर के शर्मा जी के साथ हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बरसात में लाह का संचारण एवं सावधानियां हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बरसात में लाह का संचारण से तात्पर्य क्या है। जैसा सब किसान भाई जो लाख की खेती करते हैं उन्हें मालूम है कि ये मौसम जो है जून जुलाई महीना, ये लाख की फसल तैयार होने का मौसम है। तो जब लाख की फसल तैयार हो जाती है, उसमें से कीड़ा निकलने वाला होता है, तो उसको हम डाली समेत पेड़ से काट लेते हैं। इसी डाली को, जिसके ऊपर लाख का कीड़ा बैठा हुआ होता है, उसको हम बीहन लाख बोलते हैं। इस बीहन लाख का हम लोग बंडल बना के, लगभग 80 से 100 ग्राम के बंडल बनाकर, जिस नए पेड़ के ऊपर हमें लाख का खेती शुरू करना है उसके ऊपर हम जगह जगह बांध देते हैं।
तो ये जो प्रक्रिया है, जब हम दूसरे पेड़ से लाख का बीहन काट के उसके बंडल बनाकर दूसरे पेड़ पर बांधते हैं तो इसको बीहन लाख का संचारण कहा जाता है। बिल्कुल। एक तो यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर जो आपने बताया कि बंडल बनाते हैं तो बंडल किस प्रकार से बनाएंगे, एक तो ये मैं जानना चाहूँगा आपसे। दूसरा चीज़ है कि किन किन पौधों में इस तरह से बीहन लाख का जो खेती किया जा सकता है उसके बारे में बताएं। बीहन लाख की खेती वैसे तो बहुत से पेड़ों पर की जा सकती है, लेकिन अभी का जो सीज़न है जून जुलाई महीने में, ये अभी जो हमें बीहन मिलेगा वो या तो पलाश के पेड़ से मिलेगा, रंगीनी लाख का बीहन, और कुसमी लाख का बीहन हमें कुसुम या सेमी लता के पौधे से मिलता है। जहाँ तक बंडल बनाने की बात है तो अक्सर हमने ये देखा है कि बीहन लाख में से जो कीड़ा निकलता है वो नई डालियों के ऊपर 2 या 3 मीटर तक ही आगे जाके अपना खाना ढूंढ सकता है। क्योंकि पेड़ बहुत बड़ा होता है, इसलिए हमें बीहन लाख को छोटे छोटे बंडल में बनाकर उनको पेड़ पर अलग अलग जगह पर बांधते हैं ताकि सब पूरे पेड़ के ऊपर लाख का कीड़ा बैठ जाए। इसीलिए हम लोग उसके छोटे छोटे बंडल बना के पेड़ के ऊपर बांधते हैं। अच्छा, तो चूँकि बरसात का समय है तो इस समय किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक होगा? बीहन लाख संचारण की जहाँ तक बात है, अक्सर हम किसान भाइयों को ये बोलते हैं कि जब भी वो बीहन लाख का संचारण करें, वो एक नायलॉन की थैली होती है, उसके अंदर बीहन लाख के बंडल को बांध के उसके बाद फिर पेड़ों पर बांधते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बीहन लाख के अंदर ही शत्रु कीट और परजीवी कीट होते हैं जो आने वाली फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर किसान भाई उसको जाली में भरकर बांधते हैं तो वो शत्रु कीट होते हैं, वो जाली के अंदर ही फंसे रह जाते हैं, और लाख का कीट क्योंकि बहुत छोटा होता है वो जाली में से निकल के नई डालियों पर बैठ जाता है। इस प्रकार आने वाली फसल पर शत्रु कीटों का और परजीवियों का नुकसान बहुत कम होगा। लेकिन किसान भाइयों को हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे, क्योंकि ये बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में हम उनसे ये कहेंगे कि वो जाली में भरकर ना बांधें, और जाली में भरकर अगर नहीं बांधेंगे तो शत्रु कीटों से और परजीवियों से कैसे बचाव करेंगे, उसके लिए एक दूसरा तरीका है। उसके लिए हम कीटनाशी जो होते हैं जिनको हम पेस्टिसाइड बोलते हैं, उनका हम घोल बनाते हैं। अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड हैं, उसमें इथोफेनप्रॉक्स भी है। तो इसका घोल 1 लीटर में 1.5 ml हम दवा डालते हैं, और जो भी बीहन लाख हमने काटा है उसको हम 5 से लेकर 8 मिनट तक इस घोल के अंदर डुबो के रखते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि जो शत्रु कीट होते हैं वो एक बड़ा छेद बना के बीहन लाख के अंदर रहते हैं, तो पानी जो है पेस्टिसाइड वाला वो उसके अंदर चला जाता है और शत्रु कीट मारे जाते हैं, लेकिन लाख के कीट को कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस सीज़न में, ख़ास तौर पे बरसात के सीज़न में, उन्हें जाली का उपयोग नहीं करके बीहन लाख का उपचार करके पेड़ों पर बांधना चाहिए। अभी आपने बताया कि पेस्टिसाइड जो डालते हैं तो कौन कौन से इस तरह से मतलब दवाओं का उपयोग किया जा सकता है? मुख्यतः हम लोग किसान भाइयों को ये अनुशंसा करते हैं कि वो कीटनाशक दवा के साथ साथ फफूंदनाशक दवा भी उसमें मिला लें, क्योंकि बरसात के मौसम में फफूंदी भी बहुत लगती है लाख फसल के ऊपर। उसकी वजह ये है कि लाख का कीट पेड़ों से रस चूसता है, और रस चूसने के कारण वो बहुत सा मधुरस निकालता है जिसको हम हनी ड्यू कहते हैं। उस हनी ड्यू के ऊपर फफूंद का आक्रमण होता है, जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो सकती है। तो इन दोनों शत्रु कीटों से तथा फफूंद से बचने के लिए मिश्रण बनाते हैं हम लोग पेस्टिसाइड का और फंजीसाइड का। पेस्टिसाइड की जहाँ तक बात है उसमें इथोफेनप्रॉक्स, जैसा मैंने पहले भी बताया था, और जो फफूंदनाशक है उसको हम बेविस्टीन के नाम से या कार्बेंडाजिम के नाम से जानते हैं। इसका 1 ग्राम 1 लीटर में हम मिलाते हैं। दोनों कीटनाशक एवं फफूंदनाशक दवाओं को एक ही साथ घोल बनाकर उसके बीहन लाख के साथ उपचार किया जा सकता है, ताकि आने वाली फसल में नुकसान ना हो। बिल्कुल, क्योंकि ये तो बरसात की हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन ऐसे अगर सही से पूछा जाए तो उचित समय कौन सा होता है बंडल बनाने का? बंडल बनाने की जहाँ तक बात है, सभी किसान भाई जानते हैं कि एक साल में हमें 2 फसलें मिलती हैं लाख की। एक जनवरी फरवरी में तैयार होती है, एक जून जुलाई में तैयार होती है, और रंगीनी की एक फसल जो अक्टूबर नवंबर में भी तैयार होती है। तो फसल जब भी पकती है उसको जब भी हम काटते हैं वही समय सही होता है संचारण की। बिल्कुल। जहाँ तक सावधानी की बात है तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सावधानी कौन कौन सा मतलब बरतनी चाहिए? सावधानी की बात जहाँ तक मैंने की थी, ये सबसे पहले तो अच्छा बीहन, यानी गुणवत्ता उसकी अच्छी होनी चाहिए। गुणवत्ता से मेरा तात्पर्य ये है कि अच्छा बीहन छांट लें जिसमें शत्रु कीटों का प्रकोप ना हो, स्वस्थ हो बीहन। और दूसरा ये है कि बंडल बनाएं, उसका उपचार करें
और तीसरा ये है कि बीहन लाख लगाने के 1 महीने बाद दवा का छिड़काव उसके ऊपर ज़रूर करें, और दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 1 महीने बाद। अगर इन चीज़ों का पालन करेंगे तो आपकी फसल अच्छी होगी। तो देखा किसान भाइयों कि किस प्रकार से बरसात में लाह का संचारण एवं सावधानियां आप किस प्रकार से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपने जो जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। किसान भाई बहन, जैसा कि आप जानते ही हैं अभी कोविड महामारी ख़त्म नहीं हुई है, इसीलिए आप भीड़ में जाने से बचें। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। अगर आपने कोविड का टीका नहीं लिया है तो नज़दीकी टीका केंद्र में जा करके अपने दोनों टीके को ज़रूर लगाएं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।